नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। मशहूर वकील प्रशांत भूषण को लेकर अवमानना का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द है। दोषी उनको करार दिया गया है, लेकिन अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है। सजा पर सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में तमाम तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल वाणी की स्वतंत्रता का है, सवाल जुडिशरी की स्वतंत्रता का है, सवाल इस बात को लेकर भी है कि आदमी को कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। सवाल इस बात का भी है कि क्या प्रशांत भूषण दोषी हैं या फिर अदालत दोषी है, सुप्रीम कोर्ट दोषी है। इस पूरे मसले में बातचीत करेंगे और हमारे साथ बहुत ही प्रतिष्ठित लोग इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर आनंद कुमार, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक जमाने में हमारे साथ थे, बल्कि मैं कहूं मैं उनका छात्र था। फिर आम आदमी पार्टी में भी कुछ समय तक साथ थे, फिर हम लोग अलग अलग हो गए। हमारे साथ राहुल जी भी हैं, जो आज तक में हमारे संपादक थे, काफी डांट फटकार लगा चुके हैं। और साथ ही साथ हैं शिवकांत शर्मा जी, जो बीबीसी लंदन हिंदी में रेडियो के संपादक हैं। आप लोगों से बातचीत शुरू करेंगे, उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें आर्थिक भुगतान करेंगे, हमें आर्थिक मदद करेंगे, तो हमें ईमानदारी से पत्रकारिता करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। और अब बातचीत शुरू करते हैं। आनंद कुमार जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, प्रशांत भूषण इस बात को क्यों नहीं मान लेते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, अदालत की अवमानना की है? अदालत ऑलरेडी उनको एक तरीके से दोषी करार दे चुका है, और हिंदुस्तान के अंदर अगर आप हैं, हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानना चाहिए। वो क्यों डिफाइंड है? आपकी तरह से एक सरोकारी नागरिक भी हैं, खाली सुप्रीम कोर्ट की फाइलों में उलझे हुए वकील नहीं हैं। और वो एक ऐसी पीढ़ी के भारतीय हैं जिसको भारत की राष्ट्रीय आजादी पर बड़ा गर्व है और भारत की जनतंत्र यात्रा के प्रति पूर्ण समर्पण है। और उस नाते उन्होंने जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो बता दिया। हो सकता है कि तस्वीर का उन्होंने एक कोना देखा हो और दूसरे कोने में बहुत चमक हो, बहुत सारा नवनिर्माण हो रहा हो, जनतंत्र बड़ा मजबूत हुआ हो। लेकिन प्रशांत भूषण जी को सजा सुनाते समय 3 न्यायाधीशों के मंडल ने भी ये कह दिया कि हालात ऐसे हैं कि 2 ट्वीट से हिंदुस्तान की सियासत का जो 3 खंबे का ढांचा है, उसमें जो केंद्रीय खंबा है यानी न्यायपालिका, वो बुरी तरह से हिल गई है। अगर 2 ट्वीट से कोई चीज हिलने लगे तो उस इमारत को तो ठीक करने की जरूरत होती है। आपने एक राहगीर को, जो राह चलते, उसने बताया कि साहब आपके घर में, मकान में आग लगी है, तो आग बुझाने की बजाय राहगीर को पीटना शुरू कर दिया। एक संदेशवाहक जो जनता के बीच उठता बैठता है, उसने जनता के बीच में जो भावना है, उस भावना का प्रकटीकरण किया और आपने संदेश पहुंचाने वाले को पकड़ के पीटना शुरू किया। ये जो आप कर रहे हैं, ये एक आत्मविश्वास का अभाव है। अगर आत्मविश्वास है तो हम अपने आलोचक का सम्मान करते हुए या उसकी उपेक्षा करते हुए आलोचना के बिंदु पर ध्यान देंगे और अपना सुधार करेंगे। और भारत के जनतंत्र के बारे में तो ये सबको मालूम है कि हमारे ऊपर बड़ी लंबी परछाई है औपनिवेशिक राज की। हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, दोनों का जन्म अंग्रेजी राज की कोख में हुआ था। ढेर सारी चीजों को लगातार बदलते रहना है। 1950 26 जनवरी से भारत जनतंत्र की तरफ बढ़ा है, भारत जनतंत्र हो नहीं गया है। और इस यात्रा में हर पीढ़ी का अपना योगदान है। प्रशांत भूषण ने भी पिछले 35 साल में वो योगदान बड़े शानदार तरीके से किया है। जनतंत्र के तीसरे खंभे के रूप में उन्होंने इसकी मजबूती में योगदान किया है। उन्होंने तमाम ऐसे मुकदमे किए जिनको असल में तो सड़क पर लड़ना चाहिए था या संसद में होना चाहिए था, सवाल जवाब। उन्होंने कहा न संसद में जाओ न सड़क पर जाओ, मेरे पास आओ। और हमारे जैसे कुछ वकील और भी हैं जी। PIL जी। माफ करेंगे, मैं आपको रोक रहा हूं सर, क्योंकि नहीं बिल्कुल। राहुल जी, जो बात प्रोफेसर आनंद कुमार उठा रहे हैं, मेरा सवाल वहीं पर अटका हुआ है कि भाई कहीं ना कहीं बोलने की आजादी की एक लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी या नहीं खींची जाएगी। हो सकता है हम जुडिशरी से नाराज हो सकता है जुडिशरी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरीके से कामयाब न दिखाई पड़ा हो,
लेकिन कहीं ना कहीं संस्थाओं के प्रति सम्मान तो दिखाना पड़ेगा। मैं सहमत हूं और आनंद जी से थोड़ा असहमत हूं और थोड़ा चकित भी। अगर उनकी सारी बातें एक सामान्य नागरिक के लिए होती, जो अदालत को दूर से जानता है, हमारी न्याय व्यवस्था को दूर से देखता है और उस पर तमाम तरह की उसमें जो गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है और वो है, उस पर दुखी होता है और उस दुख में दुख होकर उसको वो अभिव्यक्त कर देता है एक सामान्य टिप्पणी के रूप में, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय पर ही की गई हो। प्रशांत भूषण ऐसे एक आम नागरिक, सामान्य नागरिक नहीं है। वो स्वयं अदालत मान रही है कि वो इस देश के बहुत जाने माने बड़े 30 साल के अनुभव वाले वरिष्ठ वकील हैं और ऐसे वकील हैं जिनके आने मात्र से अदालत चीजों को, मुद्दों को गंभीरता से लेने लगती है। उनके कई मामलों में जो उन्होंने उठाए हैं जनहित के, उसमें अदालतों का रुख, फैसले बहुत अच्छे रहे हैं। तो प्रशांत भूषण की तुलना हम एक सामान्य नागरिक से नहीं कर सकते। तो प्रशांत भूषण जब ये कहते हैं, और केवल ये 2 ट्वीट का सवाल नहीं है, निर्भर करता है कि कौन कह रहा है और किस संदर्भ में कह रहा है। कौन कह रहा है इससे तो एक शब्द भी इससे महत्वपूर्ण हो जाता है, और एक पूरा भाषण कोई दे लेकिन वो दूसरा कोई व्यक्ति हो तो वो बदल जाता है भाव। आप जानते हैं कि उसको एक अलग तरह से ग्रहण किया जाता है। जी, मैं एक अजीब उसमें अपने को ऐसी जगह पे पाता हूं जहां पर मैं प्रशांत के दोनों ट्वीट से भी दुखी हूं। मुझे वो पढ़कर अच्छा नहीं लगा और मुझे ये लगा कि उनको एक जिम्मेदार और इतने वरिष्ठ अनुभवी वकील होने के नाते ऐसी बातें इस रूप में नहीं कहनी चाहिए थी। और मैं अदालत के फैसले से भी और सजा से भी दुखी हूं। और मेरे मन में तो यह है कि अगर बीच का कोई रास्ता होता, अदालत अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर देती, उन पर वो व्यक्त कर देती, एक चेतावनी दे देती, तो सबसे अच्छा होता। दोनों की गरिमा रहती, स्वतंत्रता के अधिकार की गरिमा भी रहती, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गरिमा और सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा भी रहती। ये प्रकरण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है। ये प्रकरण वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे सवाल संविधान की आत्मा का भी है, संविधान के मूल तत्व का भी है। और मैं उनके ट्वीट को पढ़ रहा था और उस ट्वीट में पढ़ने के बाद अगर कहीं कोई एक आपत्ति कर की जा सकती, वो ये कि जो आखिर में जो 4 मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी भूमिका के बारे में उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। श्रीकांत शर्मा जी, क्या अगर किसी शख्स को यह लगे कि भारत की जुडिशरी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रही, संविधान में जिस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसमें जुडिशरी अगर नीचे दबती जा रही है और कार्यपालिका ऊपर चढ़ती जा रही है, और एक पैटर्न अगर नजर आने लगे, तो क्या हिंदुस्तान के नागरिक को खड़े होकर यह नहीं कहना चाहिए कि मी लॉर्ड, आप गलत कर रहे हो, और आप चीफ जस्टिस महोदय साहब, आपके ऊपर इस जिम्मेदारी थी इस संविधान को बनाए रखने की, आपने गलती की है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है तो क्या उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, उसको दोषी मान लिया जाए? देखिए आशुतोष जी, मेरी राय तो ये है कि मुझे लगता है ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका की संस्था है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी गरिमा का पालन होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति की जो निजी स्वतंत्रता है, वो उसका जो मौलिक अधिकार है आलोचना करने का या अपनी राय रखने का, वो मुझे लगता है हर संस्था से ऊपर है। उसकी रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। जिस कोख की प्रोफेसर आनंद कुमार बात कर रहे थे, जिस कोख से भारतीय न्याय व्यवस्था ने जन्म लिया है, वो ब्रिटिश कोख है या अमेरिकी कोख है। अगर उन दोनों जगहों की न्यायपालिकाओं की अगर आप बात करें, तो इस तरह का प्रकरण मेरे संज्ञान में तो नहीं है, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ न्यायपालिका अवमानना के केस ऐसे मामले में करती है जब कोई केस चल रहा हो और न्यायपालिका के निर्देश के बावजूद कोई किसी तरह की ऐसी बात कहे जिससे जूरी, यहाँ न्यायमंडल जूरी के तहत न्याय होता है, और कोई ऐसी बात कहे जिससे एक आम राय बनती नजर आए,
जिससे जो है वो लोगों की जो भावनाएं हैं वो एक तरफ झुकती नजर आए या झुकने की संभावना हो, ऐसे मामलों में न्यायपालिका दंड देती है और अवमानना का कानून जो है वो वहां लागू होता है। जी। व्यक्तिगत आलोचनाओं में ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तो स्वयं राष्ट्रपति तरह तरह के लांछन, तरह तरह की आलोचनाएं करते रहते हैं, जजों की आलोचनाएं करते रहते हैं। बल्कि ट्रंप साहब ने तो हद ही कर रखी है, हालांकि ट्रंप साहब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और अमेरिका की संस्था को, अमेरिका की व्यवस्था को ट्रंप साहब से नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये एक रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने अभी कोई 6-7 महीने पहले ये कहा था कि जो एक खास विचारधारा के जज हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो जज उनके प्रशासन से संबंधित या उनसे संबंधित कोई मामला आए तो उस पर सुनवाई से बचें तो अच्छा है, क्योंकि उनकी विचारधारा लिबरल विचारधारा है। वो ये नहीं चाहते कि उनके मामले का फैसला लिबरल विचारधारा के लोग करें। तो वहां तो इतनी बुरी हालत है कि जजों की नियुक्ति उनकी विचारधाराओं को देख करके राष्ट्रपति को वहां इसका अधिकार है, वो उसकी नियुक्ति उनको नामजद करता है। उसके बाद ठीक है, उनकी जो है परीक्षा होती है, उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है, बातचीत की जाती है, तब उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन अधिकार तो राष्ट्रपति का है। तो इस मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहीं बेहतर है, भारत की व्यवस्था कहीं बेहतर है। इसके बावजूद ऐसा क्या डर था कि 2 ट्वीट से घबरा करके अपनी गरिमा, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपकी बात सही है, अगर आप सही बात कर रहे हैं, तो केवल एक व्यक्ति की आलोचना भर, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, आपकी गरिमा खत्म हो सकती है, उसको ठेस पहुंच सकती है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करके अपनी ही छीछालेदार की है, अपनी गरिमा को खुद उन्होंने आहत किया है। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दरअसल सुकांत शर्मा जी इस वक्त लंदन में है, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले 1989 में मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट पे पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस वेंकटरमई। वो जब पद से च्युत हुए तो उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कुलदीप नैयर साहब को, और उस कुलदीप नैयर साहब को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, देयर आर एटलीस्ट 4 to 5 जजेस हु आर प्रैक्टिकली आउट एवरी इवनिंग वाइनिंग एंड डाइनिंग आइदर एट अ लॉयर्स हाउस और अ फॉरेन एम्बेसी। ही एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ सच जजेस टू बी 90। यानी उन्होंने साफ तौर पर जजेस के बारे में कहा कि 2 रोज शाम को जाते हैं, दारू पीते हैं और उसके बाद किसी एम्बेसी में दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे जजेस की संख्या लगभग 90 है। ये बात आज से तकरीबन 31 साल पुरानी बात है। तब मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर, और इसका ये कंटेम्प्ट का मामला आया उनके खिलाफ चला, जब कंटेम्प्ट का मामला चला तो उन्होंने कहा, एज लॉन्ग एज यू आर अपराइट डोंट केयर इफ योर शैडो इज क्रुकेड। ये अब एक हिंदुस्तान की अदालत, न्यायपालिका वो थी आज से 1989 में। आज 2020 में जबकि हमारी न्यायपालिका को, हमारी संवैधानिक व्यवस्था को और इवॉल्व होना चाहिए, महज 2 ट्वीट से क्या सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से हिल जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। राहुल जी, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जो मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जहां पे मद्रास हाई कोर्ट ये कहता है कि भाई आप अगर अपराइट हैं तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी तो बात चलती रहती है। उसके बाद आपको याद होगा कि जस्टिस एएस आनंद ने भी कहा था कि भारत की जुडिशरी में बहुत ज्यादा करप्शन है। हमारे न्यायाधीश महोदय या न्यायपालिका की इतने सेंसिटिव क्यों हो गए? क्या कारण है उसके पीछे? मैं कारण तो नहीं जानता, लेकिन ये तो सही है, मैं भी सहमत हूँ कि कुछ जरूरत से ज्यादा संवेदनशीलता अदालत ने दिखाई है। और यह जो बात है, ये वाक्य की 2 ट्वीट से या उसकी नींव डगमगाने लगी और हिल गई, ये बिल्कुल साफ साफ अतिशयोक्तिपूर्ण है। और इस तरह के अभिव्यक्तियों से कम सर्वोच्च न्यायालय को, उसके न्यायाधीशों को बचना चाहिए। ये असंतुलित है, ये इसमें कोई संतुलन नहीं है। उनको बुरा लगा, ये स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ। और ये भी ध्यान रखें कि भाई कौन कह रहा है? प्रशांत भूषण कह रहे हैं। प्रशांत भूषण के एक उनकी बात का वजन है। वैसे तो जो आप मामला बता रहे हैं, वहां भी एक पूर्व न्यायाधीश कह रहे थे, वो भी बहुत वजन की बात है। लेकिन नाम लेकर जिसमें वर्तमान सर्वोच्च न्यायाधीश शामिल हों, 4 जजों को एक तरह से साफ साफ इस तरह का कहना, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अभिव्यक्ति का अधिकार है और इस पर दंडित वो ना किए जाते तो बेहतर होता। लेकिन उनसे भी मेरी अपेक्षा ये है कि वो थोड़ा ज्यादा क्या कहूँ, संयमित रहते अगर अपनी अभिव्यक्ति में, इसी बात को और तरीके से कहा जा सकता था।
या तो फिर अब इनकी जिम्मेदारी बनेगी कि उनको इन 4 न्यायाधीशों के बारे में सिर्फ प्रमाणित करना पड़ेगा अपनी बात को। बिल्कुल। वो तथ्यों के पेश कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। क्या ट्वीट इस तरह की बात करने का या न्यायाधीशों के इतनी बड़ी बात करने का को सार्वजनिक करने का सही मंच है? क्या वो सही तरीका है? ये सवाल कुछ निकलते हैं। प्रोफेसर आनंद, क्या आपको लगता है कि प्रशांत भूषण ने अगर पिछले 4 चीफ जस्टिस का नाम लिया है तो उनको प्रमाण देने चाहिए, उनको सबूत देने चाहिए? ये बिल्कुल सही बात है। और आप दोनों पत्रकारों का जो तकाजा है और लंदन से हमारे दोस्त जो कह रहे हैं, प्रशांत भूषण को ये खबर आप लोगों के पूछने के पहले लग गई। उन्होंने 150 पन्ने का जवाब दिया, उसमें 40 दस्तावेज लगाए, लेकिन 4 लाइन भी उस जवाब की माननीय न्यायाधीशों की निगाह में नहीं चढ़ी। उन्होंने उसको जरूरी नहीं समझा। उन्होंने तो जो FIR किया गया था प्रशांत के खिलाफ, उसकी भी कॉपी देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने तो अटॉर्नी जनरल से पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। असल में तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये चारों मुख्य न्यायाधीश, मुझे आशा है कि ये सभी ये दीर्घजीवी हों, इनकी शताब्दी में हम लोग हिस्सा लें। अगर जीवित हैं तो उनको सामने आना चाहिए कि ये प्रशांत भूषण नाम का 65 बरस का वकील हम 85 बरस या 90 बरस के लोगों पर कीचड़ फेंकता है। हम इसका जवाब देना चाहते हैं। ये जो केसेस उन्होंने जिक्र किया, जज लोया का केस, इन्होंने जिक्र किया हैबियस कॉर्पस का मामला, इन्होंने जिक्र किया आर्टिकल 370 पर मुकदमों का सवाल, CAA के बारे में अदालत में जाना, जो अभी तालाबंदी हुई उससे हो रहे नतीजों के बारे में निवेदन करना और उस निवेदन के बारे में सोचते रहना, देखते रहना। और प्रशांत भूषण की ट्वीट पर अपने, मेरी जानकारी में, मैं बड़ा जानकार तो नहीं हूँ, छोटा विद्यार्थी हूँ समाजशास्त्र का, किसी एक व्यक्ति के 2 पैराग्राफ के बयान को लेकर के ताबड़तोड़ 4 हफ्ते में फैसला भी आ गया। महाराज, ये तो नया अवतार है हमारी न्यायपालिका का। इसके लिए हम प्रशांत भूषण को धन्यवाद देंगे। चलिए, आप ही के बहाने इन्होंने दौड़ना तो सीखा, है तो रेंग रहे थे, बड़े बड़े सवालों पर ऊँग रहे थे। और हमारे जैसे लोग जो राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं और भारतीय लोकतंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, वो कहना चाहते हैं कि प्रशांत भूषण ने थोड़ा कंजूसी कर दिया। ये 6 साल की बात नहीं है, ये पिछले लगभग 30 साल की बात है। जब से नई आर्थिक नीति आई है, जब से हमारी राजनीति में कॉरपोरेट और ग्लोबल कैपिटल आया है, काले धंधे का दायरा बढ़ा है, विश्व की सत्ता की शतरंज में हम एक प्यादा बन गए हैं, तब से न्यायपालिका लगातार फिसल रही है, रपट रही है। कभी खड़ी होती है तो उम्मीद बढ़ जाती है, और उसमें प्रशांत भूषण वगैरह का योगदान है। ये लोग PIL लेके जाते हैं और उसके बाद लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इसमें जांच सांस बाकी है, चलो चला जाए न्यायालय। आजकल जो देश में मानसिकता है, उसमें राहुल जी का आह्वान बिल्कुल ठीक है कि एक जांच आयोग बैठे किसी सर्वोच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश की अध्यक्षता में, और इन चारों मुख्य न्यायाधीशों के सम्मान की रक्षा के लिए उनके फैसलों का एक बार विश्लेषण किया जाए। और जिसको शिकायत है, प्रशांत भूषण से शुरू करिए, और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस AP शाह, माननीय सोली सोराब जी, माननीय शांति भूषण, इन सब लोगों को बुलाइए, क्योंकि पिछले 5-7 साल से आशुतोष जी मीडिया में और सोशल मीडिया में खास तौर पर शोर मचा हुआ है कि गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जागो। प्रोफेसर आनंद, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, लेकिन श्रीकांत जी, सवाल यह है कि भारत की जुडिशरी का बड़ा सम्मान पूरी दुनिया में हुआ करता, तो यह माना जाता था कि मात्र कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो यह वो देश है जहां के जुडिशरी ने देश के प्रधानमंत्री को उनकी जो लोकसभा की सदस्यता थी उसको भी खारिज कर दिया था। और हम सहमत हो ना सहमत हो, HR खन्ना जैसे जज भी थे जिन्होंने जाके सरकार की ताकतवर सरकार के खिलाफ जाके एक फैसला किया था, जाके बात उन्होंने कही थी, हालांकि कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए। मेरा सवाल यह है कि यह सवाल जुडिशरी में करप्शन का है या जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का है? क्या हिंदुस्तान की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पिछले दिनों कॉम्प्रोमाइज्ड दिखाई पड़ रही है, इसलिए आवाजें उठ रही हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, और लोग इस बात को लेकर परेशान है कि भारत की जुडिशरी दरअसल सरकार के इशारे पर काम करने लगी? असल मुद्दा क्या है? मुझे लगता है आपने सही नब्ज पकड़ी है। असल मुद्दा मुझे ये लगता है कि जिस तरह से पिछले 2 दशकों के दौरान
भारत की लगभग सारी जो बड़ी संस्थाएं हैं उनके काम को लेकर के, उनकी नीयत को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि अभी तक हम बचे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की बात आमतौर पे मानी भी जाती है। राम मंदिर जैसे विवादास्पद मुद्दे पर भी उनकी बात एक हद तक मानी गई। तो उनको ये खतरा कहीं से महसूस होने लगा है कि शायद उन पर अब अगर सवाल उठाए जाएंगे तो वो संस्था भी बाकी संस्थाओं की तरह से विवाद में घिर के रह जाएगी और उनकी बात का कोई वजन नहीं रहेगा। अगर ये संवेदनशीलता या ये जिसे कहते हैं घबराहट इस डर की वजह से पैदा हुई है तो मैं समझ सकता हूं, और इसी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया होगा। वरना देखिए, प्रशांत भूषण से अगर आप जवाब मांगना चाहते थे तो जवाब मांग सकते थे। आपने तो उनको मौका ही नहीं दिया, आपने तो सीधा सीधा सजा ही सुना दी, उनको ये दोषी करार दे दिया। दोषी करार देने से पहले, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि क्या पिछले दिनों जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खतरा दिखाई पड़ा, जिससे एक तरीके की बेचैनी लोगों के अंदर है, खास तबके के लोगों के अंदर बेचैनी है, और जिनके बारे में एक लॉबी शब्द का आजकल इस्तेमाल हो गया कि ये लिबरल लॉबीज हैं, इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये परसेप्शन गलत है या यही असली कारण है सारी समस्या? ये भी एक कारण है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जो कदम उठा, जो हम चर्चा जो कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कदम पर, ये जो 3 जज हैं उन्होंने बैठ के जो फैसला सुना, और 3 जजों का तो काम है, बाकी सारे जजों की भी इसमें किसी न किसी रूप में सहमति होगी, मुख्य न्यायाधीश की भी इसमें सहमति होगी, तभी ये फैसला सुनाया गया है। तो अंदर से ये जो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है उसके बीच, उसके अंदर जो एक घबराहट पैदा हुई है, इस घबराहट के पैदा होने के पीछे मुझे लगता है समाज से जो सवाल उठ रहे हैं उसका भय है। वो समाज से जो सवाल उठ रहे हैं वो उनको लगता है कि उन सवालों के एक कहते हैं निशाने पर ये हो सकता है कि न्यायपालिका अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रही है, अपने आप को खरा नहीं पा रही है, इसी वजह से इस तरह की गलती हुई है। मुझे लगता है ये गलती है, और इस गलती को सुधारा इस रूप में जा सकता है, अब सुधारा जा सकता है। पहले ही मुझे लगता है कदम ये उठाया जाना चाहिए था कि उनसे ये पूछा जाना चाहिए था, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपने ये 2 ट्वीट किए, किस आधार पर ट्वीट किए, हम आपको तलब करते हैं, आप या तो इसका हमें एक जो है वो ऐसा कारण बताइए जिस कारण में कोई दम हो, वरना फिर आपको सजा क्यों न सुनाई जाए। ऐसा करके ये मामला आगे बढ़ता तो बात कुछ समझ में आती। ये तो ईश निंदा कानून की तरह से हो गया। आप जो है अवमानना के कानून को ईश निंदा कानून की तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये तो रामचंद्र जी के जमाने में नहीं हुआ था। रामचंद्र जी जब वापस लौट के आए थे तो सीता के बारे में जो अफवाहें उन्होंने समाज से सुनी, उन अफवाहों के सुनने के बाद उन्होंने उस पर कार्रवाई की और सीता को भेजने को मजबूर हुए। उन्होंने जाकर के समाज को दबाने की कोशिश नहीं की, एक आम आदमी की आवाज को उन्होंने दबाया नहीं। उन्होंने जो माना कि कहीं कोई गलती है, वो ठीक है कि इस पे आप विवाद कर सकते हैं कि उस गलती के बाद उन्होंने जो कदम उठाया वो सही था या गलत था, लेकिन उन्होंने इस बात को माना ना। बिल्कुल। राहुल जी, हम इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं, हम इस देश के राष्ट्रपति से सवाल करते हैं, हम इस देश के स्पीकर से सवाल करते हैं, हम इस देश के संसद से सवाल करते हैं, और हम इस देश के सांसदों को कटघरे में खड़ा करते हैं, और रोज करते हैं। मीडिया भी रोज कटघरों में खड़ा होता है। लेकिन इसी देश के अंदर ऐसे मुख्य न्यायाधीश भी रहे जिनके बारे में मिसेस गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एन.के. सेशन ने लिखा अपनी मेमोयर में कि जब ए.एन. राय साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो रैक्स पे वो फोन करते थे और पूछा करते थे इसमें मैं क्या कदम लेना है। तो क्यों ना हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस भी पारदर्शी हो, उनसे भी लोग खुल के सवाल पूछें, और अगर भ्रष्टाचार की बात हो रही तो उनको जवाब देना चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर जवाब देता है, नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगते हैं, वो सवाल का जवाब देते हैं। तो आखिर ये जुडिशरी जो है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपने आप को इतना पर्दे के पीछे क्यों रखना चाहते हैं? वहां ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? उनसे सवाल क्यों नहीं होने चाहिए और पब्लिक में होने चाहिए? सिद्धांततः शायद आपकी बात में कुछ दम हो, लेकिन व्यवहारतः मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि 2 स्तंभ हमारे यहाँ राज्य के ऐसे हैं जिनको शुरू से, और उसमें मानना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं की भी मंशा यही थी, न्यायपालिका और एक तरह से सेना, कि इनको एक सीमा के बाद
सार्वजनिक कटघरों में उस तरह से नहीं किया जाता, खासतौर पे जब तक वो कार्यरत हैं। और उसमें भी विशेष तौर पर जो उच्चतर न्यायपालिका है उसके लिए उसकी तुलना हम चुने हुए जनप्रतिनिधियों से जो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप जिनके जीवन का रोज का खेल है, उसकी तुलना में उनकी समकक्षता हम न्यायपालिका को नहीं दे सकते, ऐसा मैं मानता हूँ। हमें थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। तो एक दूरी जनता से न्यायपालिका की, उच्चतर न्यायपालिका की होनी चाहिए, ये ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अलग रखता हूँ। वैसे ही सेना का मामला भी है, अभी उसको छोड़ देते हैं, लेकिन एक जवाबदेही और एक पारदर्शिता, ये तो हम निश्चित रूप से अपनी उच्चतर न्यायपालिका से अपेक्षा इसकी करते हैं। इसके तरीके अलग हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं, लेकिन जिसे हम लोग आइवरी टावर कहते हैं, उसमें आप बैठे रहें और बिल्कुल अलिप्त भाव से क्या लोग कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं न्यायपालिका के बारे में, एक तो ये जानना न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण है कि जन भावना उनके बारे में क्या है, जन छवि क्या है, बदल रही है क्या, बिगड़ रही है क्या, सुधर रही है क्या, इसकी चिंता उनको होनी चाहिए। और जो शिवकांत जी कह रहे हैं, तो लगता है कि कुछ ऐसी ही चिंता कुछ ज्यादा बढ़ गई और एक थोड़ा असहज और अस्वाभाविक तेजी दिखाकर उन्होंने ये कदम उठाया है। जो ना उठाया जाता तो मैं फिर कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं होती। ये अच्छा नहीं हुआ है। न्यायपालिका को भी मैं कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा संतुलित और ज्यादा परिपक्व व्यवहार करना चाहिए। आपने एक अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, परिपक्व, संतुलित। मैं 2 इंस्टेंसेस देना चाहता हूं, और वो इंस्टेंसेस ये है कि अगर इस देश के सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए जज अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही तारीफ करते हैं, और दूसरे मुख्य न्यायाधीश अगर पब्लिकली अगर वो मोटरसाइकिल पे रॉबिन हुड की तरीके से अगर दिखाई पड़ते हैं, माफ करिएगा, मैं कोई उनके सम्मान को मैं कम करने की, आंकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो पब्लिक में ये सवाल खड़े होंगे कि आपकी दरअसल केंद्र सरकार से आपकी जो रिश्ते हैं, क्या कहीं वो सरकार के मुकदमों में असर तो नहीं डाल रहे हैं? और जब ऐसा होगा तो फिर एक सवाल खड़ा होगा, जो कहा जाता सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। क्या हमारे हिंदुस्तान के पिछले कुछ समय, 2014 के पहले की भी बात कर रहा हूं, क्या पहले के जजेस और अब के जजेस के अंदर वो एक इंस्टिंक्ट दिखाई पड़ रही जहां पॉलिटिक्स के साथ हम जोली होना चाहते हैं? राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है। और क्या उस संदर्भ में इंट्रोस्पेक्शन नहीं होना चाहिए, पब्लिकली उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए? शायद आनंद जी तस्दीक करेंगे कि कमिटेड जुडिशरी की बात शायद इंदिरा जी के समय इंदिरा जी ने शुरू की थी, और तो ये जो परंपरा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, या जो स्खलन है, इसके लिए हमें वहां तक जाना पड़ेगा। और आपने खुद ही उदाहरण दिए, जस्टिस रे का उदाहरण दिया, तो ये बड़ी पुरानी फिसलन है। बीच बीच में हमें बहुत अच्छे उदाहरण भी मिलते रहते हैं, तो एक मिश्रित रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अब जहां आपने 2 उदाहरण अभी दिए हैं, जहां तक जस्टिस बोबडे का सवाल है, हार्ले डेविडसन पर बैठने वाला, वो उसकी सफाई वो दे चुके हैं, बता चुके हैं, और खुद प्रशांत ये मान चुके हैं कि उन्होंने गलती से जल्दबाजी में बिना चीजों को जाने वो टिप्पणी कर दी थी। वो चला नहीं रहे थे, वो केवल किसी की थी, उस पर बैठ रहे थे। सर, मैं चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें यह था कि वो किसी बीजेपी के नेता की हार्ले डेविडसन थी। वो सवाल मास्क लगाने का नहीं है, सवाल हेलमेट लगाने का नहीं, सवाल पब्लिक परसेप्शन का है। किसी का भी हो। अब फोटो उन्होंने खुद खिंचवाई नहीं, किसी ने खींच के डाल दी। अब हम ये अपेक्षा करें, ये ठीक है कि अदालत न्यायाधीशों से अपेक्षा होती है कि वो राजनीतिज्ञों से एक डिस्क्रीट और एक डिस्टेंस बना के रखें, तो वो उसका हो सकता है। लेकिन निजी संबंध होते हैं, उनमें कोई समस्या मैं नहीं देखता। और कोई अगर वो वहां से कोई किसी के घर पे जाता है, या कोई किसी के घर आता है, किसी सार्वजनिक मौके पर, पारिवारिक अवसर पर कोई फोटो खिंच जाए, उसको हम नजदीकी के प्रमाण बना ले, वो नहीं है, मैं नहीं मानता। लेकिन आप नहीं मानते? आपने दूसरा उदाहरण दिया, हाँ, नहीं, वो उससे हमें बड़े निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। लेकिन आपने जो दूसरा प्रशंसा वाली बात कही, उससे मैं सहमत हूँ कि वो जो टिप्पणी हुई थी, जिस भाषा में, जिस शैली में हमारे न्यायाधीश ने वो तारीफ की थी प्रधानमंत्री की, वो ठीक नहीं था, उनको नहीं करना चाहिए। राहुल जी, माफ करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। प्रोफेसर साहब,
आनंद कुमार जी, क्या हिंदुस्तान की जुडिशरी आज सरकार के दबाव में काम कर रही है? आखिरी सवाल हो मेरे पास, बिल्कुल 1 मिनट का समय है, माफी चाहता हूं आपसे। मैं खाली यही कहूंगा कि इस समय मुझे अपने दोस्त स्वर्गीय अरुण जेटली जी की याद आ रही है। उन्होंने जिक्र किया था टेरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड अथॉरिटी। ये गैर जिम्मेदारी है। आपने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा, औरों ने भी कहा, बचकाना स्वभाव हो सकता है, आदमी के अंदर बच्चा होता है और बैठ गया दौड़ करके दोस्त की मोटरसाइकिल पर, तो क्या हो गया? अरे क्या ये हो गया कि आप उनके बहुत नजदीक दिखाई पड़े। दूसरा जो अभी का सवाल है, जरूर जांच होनी चाहिए, प्रशांत के बहाने हो या प्रशांत को सजा दे के। प्रशांत ने तो निवेदन किया है कि साहब हमको सजा दीजिए, हम मर्सी नहीं चाहते, और अगर हमने कुछ गलत किया आपकी निगाह में तो करिए, मैंने खाली नागरिक धर्म निभाया है। बिल्कुल। शिवकांत जी, क्या भारत की जुडिशरी में ओवरहॉल करने की जरूरत है? जुडिशरी को अंदर बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। अवमानना करने से सवाल नहीं खड़ा होगा, क्योंकि प्रशांत के बहाने अब देश का हर आदमी, कम से कम एक पढ़ा लिखा आदमी, समझने लगा जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। बहुत 30 सेकंड में आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मेरे ख्याल से सारा प्रश्न पारदर्शिता का है। मुझे लगता है कि न्यायपालिका का जो जिस तरह का स्तंभ हमारे यहाँ बना हुआ है, उसमें पारदर्शिता का नितांत अभाव है। उसको बढ़ाने की जरूरत है। ये सारी गलतफहमियां या जिस तरह के विश्वास अविश्वास हैं, ये उसी की वजह से पैदा हो रहे हैं। तो अगर उसे पूरा कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि काफी मामले में समस्या हल हो सकती है। विचारधारा हर व्यक्ति की होती है, होनी चाहिए। राजनीतिक विचारधारा का होना जज न होना नहीं है। आप राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के जज बनते हैं। राजनीतिक विचारधारा रखिए, लेकिन उसको अपने तक सीमित रखिए। बिल्कुल और सर, जज का काम जज की कुर्सी पर बैठ के वही कीजिए। सर अब मेरा समय बिल्कुल खत्म हो गया, और अंत में इतनी बात कहूंगा कि सवाल पारदर्शिता का भी है और सवाल जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का भी है, क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो संविधान के संरक्षक की उसकी भूमिका भी ठीक नहीं होगी और लोकतंत्र खतरे में रहेगा। इसलिए जितना दोष आप प्रशांत भूषण को देना चाहे दे दें, लेकिन भारत की जो जुडिशरी है वो भी दोष मुक्त नहीं है। उसको भी अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।